हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवानी और लतिका भी उन दोनों के साथ ही हैं, क्योंकि वो दोनों लड़कियां रक्षात्मक बचाव शक्तियों में बहुत ही अच्छी हैं। इसीलिए ही उन 4 लड़कों ने उन दोनों लड़कियों को भी साथ में ले लिया। और तभी शिवानी ने कहा, अगर ऐसा है वैभव, तो एक बार तुम वीरेश से जुड़कर उससे बात करने की कोशिश करो। क्या पता तुम्हें कुछ और भी पता चल जाए। सारे लोग रास्ते में चलते हुए ये बातें कर रहे हैं। तभी वैभव ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, नहीं, मैं अभी इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, और अगर अभी मैंने बात करने में अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा खर्च कर दी, तो फिर वहां पर चलकर मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अभी सैनिकों की बात मानकर ही चलते हैं, बाकी वहां पहुंचकर तो हमें पता चल ही जाएगा। वैभव ने इतना कहा और वो सारे लोग सैनिकों के साथ नदी के किनारे तक आ गए। रास्ते में सैनिक इधर उधर किसी को ढूंढते हुए चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई नजर नहीं आया, जबकि उन रक्षक योद्धाओं को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उन्हें कोई भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सारा खेल शैतान और उन काली शक्तियों का रचा हुआ है। कुछ ही देर बाद वो सारे रक्षक योद्धा सैनिकों के साथ नदी के किनारे पहुंचे, और वहां पर उन लोगों ने जो नजारा देखा, वो देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थीं, जिनके शरीर में जगह जगह पर कई सारे तीर घुसे हुए थे, और उनके शरीर के हर एक जख्म से खून निकल रहा था। और उनमें से कुछ घायल थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, वहीं कुछ की जान जा चुकी थी। शिवानी ने वो सब कुछ देखकर बहुत ही हैरानी से बोला, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही तबाही मची हुई है। मैंने इतना ज्यादा बुरा हाल तो नहीं सोचा था। शिवानी की बात सुनकर लतिका एकदम ही ध्यान से गंभीर होकर बोली, तुम लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने जब सिपाहियों को गौर से देखा था, तभी मुझे समझ आ गया था, और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा भी था। उसे पहले से ही होने वाली चीजों के बारे में अंदेशा हो जाता है, और यही उसकी खासियत है। अभी इसीलिए वो उन सारे सैनिकों की तरफ देखती हुई सब समझने की कोशिश कर रही है। और उनमें से एक सैनिक जो कि जमीन पर तड़प रहा था, लतिका हल्का सा झुकी और उसने उस सैनिक के माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एकदम ही अपने सामने बहुत कुछ होता हुआ नजर आया, और वो उस चीज को समझने की कोशिश करने लगी। महल के दूसरी तरफ वो काले साए एक गोल काला घेरा बनाकर राजा, मंत्री और उस देहरी के अंदर खड़े बाकी 4-5 लोगों को घेरते जा रहे हैं, और वो लोग इन सब में कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ही खुद को बचाने के लिए और ना ही उन शक्तियों का सामना करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो बीच में एक दूसरे के करीब आकर हाथ पकड़ने के अलावा राजा, मंत्री और बाकी सारे लोगों से कुछ भी नहीं हुआ। वो सब काफी उम्मीद भरी नजरों से राजा की तरफ ही देखते हैं, लेकिन राजा खुद इस वक्त बहुत ही ज्यादा असहाय है। महाराज, कुछ करिए महाराज, हम इस तरह से मरना नहीं चाहते। पहले ही हमारे इतने सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, और अगर हम भी मर गए तो फिर महल की रक्षा। वो मंत्री अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि तभी उसे अपना गला एकदम ही कसता हुआ सा महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और तेज लंबी गहरी सांस लेने लगा। राजा उसके करीब आया, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, और तभी एक तेज और भयानक आवाज वहां पर गूंजी, राजा महेंद्र प्रताप, अब तक तो समझ आ गया होगा तुम्हें, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ये देख लो, जिस तरह से मैं तुम्हारे लोगों की जान ले सकता हूँ, ठीक उसी तरह से मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। इसलिए अगर अपने और अपने लोगों की सलामती चाहते हो तो चुपचाप से मेरी बात मानो। उस आवाज को ये सब बोलते हुए सुनकर राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, और उसका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि जिस चीज से वो इतने दिनों से भागने की कोशिश कर रहा है, उसका वो डर अब उसके सामने ही आ खड़ा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, और कभी नहीं मानूंगा। तुम चाहे हम सबको जान से मार दो, लेकिन तुम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। राजा ने बहुत ही जिद भरी आवाज में उसे चेतावनी दी, जिसका उस आवाज पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वहां पर एक तेज भयानक हंसी की आवाज गूंजी, और उसके बाद से उन काले बादलों के बीच से एक गहरा काला धुआं उठने लगा, जो कि वहां पर चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से उन लोगों को उस काले धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया, और वो धुआं बिना किसी आवाज के ही वहां पर फैला हुआ है। महाराज जी, क्या हो रहा है? महाराज, कुछ करिए, कुछ तो करिए, या फिर हमें कुछ करने की अनुमति दीजिए। सेना नायक ने डर से घबराते हुए कहा, लेकिन उसकी बात में जोश भी नजर आ रहा था। उसने अभी तक पूरी तरह से हार नहीं मानी है।
तभी वो काला धुआं एकदम ही हवा में जाने लगा। वो जमीन से काफी ज्यादा ऊपर उठा हुआ था, लेकिन वो काला धुआं एकदम ही किसी इंसानी आकृति का रूप लेने लगा और राजा तक अपनी सांस थामे हुए उस तरफ ही नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि बाकी सारे लोगों का ध्यान भी अब उसी तरफ हो गया। वो लोग उस धुएं से पीछे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर चारों तरफ भरा हुआ है, जिससे दूर भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सभी के लिए। दूसरी तरफ महल के अंदर अपने दोनों बाजुओं को फैलाकर और आंखों में दर्द भरे आंसुओं के साथ वीरेश वहां पर खड़ा हुआ है और सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर से होकर गुजर रही हैं, जिनसे वो राजकुमारी को बचा रहा है और खुद उन शक्तियों और राजकुमारी के बीच में ढाल बनकर खड़ा है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए हैं और अभी भी उन जख्मों से खून निकल रहा है। वसुंधरा ने कमरे से बाहर झांक कर देखा, क्योंकि उसका ध्यान तो वीरेश में ही लगा हुआ है, लेकिन अपनी मां चंद्रिका के सामने वो ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती। ना चाहते हुए भी और कमरे में मौजूद बाकी सबकी नजरें बचाकर वसुंधरा बार बार उस तरफ ही देख रही है और उसका कमरे से बाहर जाकर वीरेश से बातचीत करने और उस जख्मों के बारे में पूछने और जानने का मन हो रहा है, लेकिन वो नियम भी नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि उसे पता है उसकी वजह से सभी लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है और वो नहीं चाहती कि किसी को और कुछ भी उसकी वजह से झेलना पड़े, इसीलिए बस वहां से बाहर नहीं निकल रही है। बेचैनी में वसुंधरा अपने हाथों के नाखून कुतरती हुई बोली, क्या करूं मैं, इसकी चोट के बारे में पूछूं या फिर नहीं? मुझे नहीं लगता ये मुझे कुछ भी बताएगा, क्योंकि अगर बताना होता तो इस तरह से अपने जख्म छुपाता नहीं। इतना बोलते हुए वसुंधरा वहां दरवाजे से बाहर जाकर ही देख रही है। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और बार बार उसका ध्यान बाहर की तरफ ही जा रहा है। वो खुद भी बाहर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो बाहर जाएगी तो रानी माँ भी उसे मना करेंगी और बाहर खड़ा वीरेश भी उसे वापस अंदर जाने के लिए कहेगा। इसलिए कुछ पल के लिए इधर उधर टहलती हुई वो वापस अपनी जगह पर ही बैठ गई। कहानी जारी रहेगी। किस चीज की खोज में निकले हैं विक्रांत के दादाजी, और क्या वो आजाद करा पाएंगे उसे इस श्राप से, या फिर खुद ही फंस जाएंगे उस जाल में और उनकी मदद के लिए कोई वहां पर आएगा या नहीं? और दूसरी तरफ क्या वीरेश महल और राजकुमारी वसुंधरा की रक्षा कर पाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दूसरी तरफ घने जंगलों के बीच बहुत सारे पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच बनी हुई एक गुफा, जो कि झाड़ियों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। अपने हाथ में लिए एक बड़े से खंजर से उन झाड़ियों को काटता हुआ कोई वहां पर आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही वो एक जगह पर पहुंचा, उसने सामने देखते हुए कहा, हाँ, बस यहीं है। आखिर पहुंच गया मैं अपनी मंजिल पर, लेकिन जिसकी तलाश में यहां तक आया हूं, पता नहीं है वो यहां पर मिलेगा या नहीं। वो कोई और नहीं, विक्रांत के दादाजी ठाकुर नरेंद्र प्रताप हैं। और उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला, और वो जब से विक्रांत का जन्म हुआ है तब से ही उस पर से उस श्राप को हटाने के लिए वो इसका हल ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही उन्हें कुछ भी खोज खबर मिलती है, वो तुरंत ही निकल पड़ते हैं। और आज भी उन्हें ये खबर मिली है कि सब कुछ यहाँ से ही शुरू हुआ था, और इसके लिए उन्हें जंगल के आखिर तक जाना होगा। और वहाँ पहाड़ों और झाड़ियों के बीच एक गुफा है। वो बड़ी मुश्किल से 2 दिनों का सफर करने के बाद यहाँ तक आ गए हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर कितना खतरा है और ये जगह वहाँ से कितनी दूर है और यहाँ पर कुछ मिलेगा भी या नहीं। इसीलिए वो अकेले ही यहाँ पर आए हैं। अपने पिछली बाकी कई जगह पर भी जहाँ पर वो इस श्राप के अंत के लिए गए, वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस बार वो बहुत उम्मीद से यहाँ तक आए हैं। वो वहाँ पर उस गुफा के आगे पहुँचे। उसके आगे एक पत्थर लगा हुआ था, लेकिन उसके बीच में थोड़ी सी जगह नजर आ रही थी जहां से निकलकर अंदर जाया जा सकता था। तो विक्रांत के दादाजी ने पूरी कोशिश की उस पत्थर को सरकाने की, और थोड़ा बहुत वो पत्थर अपनी जगह से हिला और उनके अंदर जाने भर की जगह बन गई। वो गुफा कोई बहुत पुरानी गुफा तो नहीं लग रही थी, और दूर दूर तक उसका शैतान या काली शक्तियों से कोई रिश्ता भी नहीं लग रहा था। तो अंदर जाने से पहले उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, और वो एक बार को सोच में पड़ गए कि वहां पर उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन कुछ अजीब सी ऊर्जा का एहसास उन्हें वहां पर हो रहा था। तो आखिर हिम्मत करके वो अंदर गए,
लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि जमीन नहीं बल्कि किसी गहरे गड्ढे में उनका पैर पड़ा। और इससे पहले कि वो संभल पाते या फिर वापस आ पाते, वो फिसलकर उस गहरे गड्ढे में गिर गए, जहां पर चारों तरफ एकदम अंधेरा था। मिट्टी और रेल फिसलकर उस गड्ढे में गिर रही थी, और इसके अलावा बहुत ही अजीब सी आवाज उन्हें इधर-उधर चारों तरफ से सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी जिसमें कि कुछ दिव्य शक्तियां थीं, और उस अंगूठी पर हाथ रखते हुए दादाजी ने अपनी आंखें बंद की तो उस अंगूठी से एक रोशनी हुई, जिससे ज्यादा तो नहीं लेकिन उस गड्ढे में कुछ तो नजर आने लगा। उस गड्ढे में चारों तरफ बड़े और जहरीले खतरनाक सांप और कुछ अजीब से दिखने वाले जानवर थे जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। दादाजी जल्दी से पीछे की तरफ हुए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ ही वो जानवर हैं। तो फिर वो एकदम बीच में आकर खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें और वहां से कैसे निकलें, लेकिन वो इतना समझ चुके थे कि ये जरूर कोई जाल है जहां पर जानबूझकर उन्हें फंसाया गया है। और ऐसे समय में उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र महात्मा मणिकनाथ की याद आई, क्योंकि ऐसे में वही उनकी मदद कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और वो आंख बंद करके अपने मित्र को संदेश भेजने लगे। दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद वो सारे रक्षक योद्धा सैनिकों के साथ नदी के किनारे पहुंचे, और वहां पर उन लोगों ने जो नज़ारा देखा वो देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थीं, जिनके शरीर में जगह जगह पर कई सारे तीर घुसे हुए थे, और उनके शरीर के हर एक जख्म से खून निकल रहा था। और उनमें से कुछ घायल थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, वहीं कुछ की जान जा चुकी थी। शिवानी ने वो सब कुछ देखकर बहुत ही हैरानी से बोला, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही तबाही मची हुई है, मैंने इतना ज्यादा बुरा हाल तो नहीं सोचा था। शिवानी की बात सुनकर लतिका एकदम ही ध्यान से गंभीर होकर बोली, तुम लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने जब सिपाहियों को गौर से देखा था तभी मुझे समझ आ गया था, और कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा भी था। लतिका दिखने में सुंदर गेहूं रंग की घुंघराले बालों वाली लड़की है, और उसे पहले से ही होने वाली चीजों के बारे में अंदेशा हो जाता है, और यही उसकी खासियत है। अभी इसीलिए वो उन सारे सैनिकों की तरफ देखते हुए सब समझने की कोशिश कर रही है। और उनमें से एक सैनिक जो कि अधमरा सा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लतिका उसके पास हल्का सा झुकी और उस सैनिक के माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों से भी उसे एकदम ही अपने सामने बहुत कुछ होता हुआ नजर आया, और वो उस चीज को समझने की कोशिश करने लगी। महल के दूसरी तरफ वो काले साए एक गोल काला घेरा बनाकर राजा, मंत्री और उस घेरे के अंदर खड़े बाकी 4-5 लोगों को घेरते जा रहे हैं, और वो घेरा सिकुड़ रहा है। वो लोग इन सब में कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ही खुद को बचाने के लिए और ना ही उन शक्तियों का सामना करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो बीच में एक दूसरे के करीब आकर हाथ पकड़ने के अलावा राजा, मंत्री और बाकी सारे लोगों से कुछ भी नहीं हुआ, और वो सब काफी उम्मीद भरी नजरों से अपने राजा की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन राजा खुद इस वक्त बहुत ही ज्यादा असहाय है। महाराज, कुछ करिए महाराज, हम इस तरह से मरना नहीं चाहते, पहले ही हमारे इतने सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, और अगर हम सब भी मर गए तो फिर राज्य की रक्षा। वो मंत्री अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, और तभी उसे अपना गला एकदम ही कसता हुआ सा महसूस हुआ। खुद को बचाने के लिए उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और तेज लंबी गहरी सांस लेने लगा। राजा उसके करीब आया, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, और तभी एक तेज और भयानक आवाज वहां पर गूंजी, राजा महेंद्र प्रताप, अब तक तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि मैं कौन हूं, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ये सब देख लो और समझ लो कि जिस तरह से मैं तुम्हारे लोगों की जान ले सकता हूं, ठीक उसी तरह से मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। इसलिए अगर अपने और अपने लोगों की सलामती चाहते हो तो चुपचाप से मेरी बात मानो। उस आवाज को ये सब बोलते हुए सुनकर राजा के चेहरे पर एकदम ही हवाइयां उड़ने लगीं, और राजा का चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा है कि जिस चीज से वो इतने दिनों से भागने की कोशिश कर रहा है, उसका वो डर अब उसके सामने ही आकर खड़ा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और कभी नहीं मानूंगा।
तुम चाहे हम सबको जान से मार दो, लेकिन तुम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। राजा ने बहुत ही जिद भरी आवाज में उसे चेतावनी दी, जिसका उस आवाज पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वहां पर एक तेज भयानक हंसी की आवाज गूंजी और उसके बाद से उन काले साए के बीच से एक गहरा काला धुआं उठने लगा, जो कि वहां पर चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से उन लोगों को उस काले धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया, और वो धुआं बिना किसी आग के ही वहां पर फैला हुआ है। महाराज, ये क्या हो रहा है? महाराज, कुछ करिए, कुछ तो करिए, या फिर हमें कुछ करने का आदेश दीजिए। सेना नायक ने डर से घबराते हुए कहा, लेकिन उसकी बात में जोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अभी तक पूरी तरह से हार नहीं मानी है। तभी वो काला धुआं, जो कि जमीन से काफी ज्यादा ऊपर उठा हुआ था, वो किसी इंसानी आकृति का रूप लेने लगा, और राजा एकटक अपनी सांस थामे हुए उस तरफ ही नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि बाकी सारे लोगों का ध्यान भी अब उस तरफ हो गया। वो लोग उस धुएं से पीछे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काला धुआं वहां पर चारों तरफ भरा हुआ है, जिससे दूर भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है उन सभी के लिए। दूसरी तरफ महल के अंदर अपने दोनों बाजुओं को फैलाकर और लाल आंखों में दर्द भरे आंसुओं के साथ वीरेश वहां पर खड़ा हुआ है, और सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर से होकर गुजर रही हैं, जिनसे कि वो राजकुमारी को बचा रहा है, और खुद उन शक्तियों और राजकुमारी के बीच में ढाल बनकर खड़ा है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए हैं, और अभी भी उसके उन जख्मों से खून निकल रहा है। कहानी जारी रहेगी।